प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की लेजर फिजिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम करेंगे जो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और वो आर्टिकल आज हमारा है एच बार लेडिनबर्ग फार्मूला। प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इजी स्टेप में, क्योंकि कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं इसके अंदर। वैसे देखोगे तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन हम इसे बहुत ही आसान से 4 स्टेप में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें मैं बताऊंगा कि फर्स्ट फार्मूला आखिर होता क्या है, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशनशिप सेटअप करता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम डिराइव करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी मीडियम से लाइट को पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है, और ये कमी हम 2 तरीके से निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि जो आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स हमने निकाले थे पिछले लेक्चर में, उसमें कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, उन रिजल्ट्स को यूज करते हुए और फिर ये जो इक्वेशन आएगी उसमें उनकी वैल्यूज रख देंगे और फोर्थ स्टेप में बस उसे सिंपलीफाई कर देंगे और हमारे पास तैयार हो जाएगा लेडिनबर्ग फार्मूला। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या है कि आखिर ये फार्मूला है क्या, किस किस के बीच में ये रिलेशनशिप सेटअप करता है। ये जो फार्मूला है ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो हमने जस्ट इससे पहले आपको बताया था, ड्राइव किया था जिसका रिलेशन, उसके बीच में, और जो 2 लेवल्स हैं उनके बीच में जो पॉपुलेशन डिफरेंस है उनके बीच में ये रिलेशनशिप सेटअप करता है। यानी कि अगर हम कहें कि ये है क्या, तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ये जो फार्मूला है इट रिलेट्स द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट and the population difference of 2 levels। ये है इसका फार्मूला कोई पूछता है और यही है हमारा पहला स्टेप। जैसे 2 लेवल्स हैं हमारे पास, एक लेवल ये है और इसकी एनर्जी E1 है, और ये है हमारा दूसरा लेवल, इसकी एनर्जी कितनी है, E2 है। और यहां जो पॉपुलेशन है N1 है और यहां इसकी पॉपुलेशन कितनी है, N2 है। यानी कि दीज आर द कंसंट्रेशंस ऑफ द 2 लेवल्स। अब हम इसे डिराइव करना चाहते हैं, तो चलिए पहले एक मीडियम कंसीडर कर लेते हैं विच इज बाउंडेड बाई Z एंड Z प्लस DZ। इस तरह से आप लिखते जरूर रहिएगा, क्योंकि जैसे ही इस लेक्चर का एंड होगा आपका आर्टिकल भी तैयार हो चुका होगा, अगर आप पूरा स्टेप्स बिना कोई स्किप किए देखेंगे तो प्यारे बच्चों, चलिए सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जब किसी मीडियम से लाइट को पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो जाती है, या यूं कहिए कि उसमें इंटेंसिटी का लॉस होता है। तो ये जो लॉस है लाइट का, ये हम 2 तरीके से निकालेंगे और फिर उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये है हमारा सेकंड स्टेप। तो इस स्टेप को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर ए मीडियम, ये Z एक्सिस है, Z डायरेक्शन है, और ये हम एक मीडियम यहां कंसीडर कर रहे हैं। ये देखिए, एंड या यूं कहिए असेंबली ऑफ एटम्स, इसमें बहुत से एटम्स हैं विच इज बाउंडेड बाय द स्टेट्स Z एंड Z प्लस DZ। ये देखिए, और फिर हम क्या करेंगे कि इस पर एक लाइट इंसिडेंट करवाएंगे Z एक्सिस डायरेक्शन में, और वो जब इसमें से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी
और जब बाहर आएगी तो कितनी आएगी उसको देखेंगे। लेकिन ये लॉस इन इंटेंसिटी है, हम दो तरीके से निकाल रहे हैं। पहले मैंने कहा कि इसके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि हम पेपर में लिखते भी जाएंगे ना, और हमारे नोट्स भी साथ साथ बनते चले जाएंगे। और नोट्स ना भी बने, नहीं भी कोई बना रहा है, तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बट अच्छा यही रहेगा कि अपने नोट्स साथ साथ बनाए। देखिए हम क्या ले रहे हैं, कंसीडर ए मीडियम। मीडियम का मतलब सीधा सा है विच इज द असेंबली ऑफ एटम, बहुत से एटम्स हैं मीडियम, बाउंडेड बाई जेड एंड जेड प्लस डी जेड। ये उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइट बीम जो है इस पर इंसिडेंट करवाएंगे इन जेड एक्सिस डायरेक्शन में। जेड एक्सिस डायरेक्शन है ये वाली दिशा। नाउ ए लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन दिस मीडियम इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, वो भी लिख दीजिए। नाउ ए लाइट बीम इज अलाउ की जाती है या की है इंसिडेंट टू इंसिडेंट इन जेड एक्सिस डायरेक्शन। देखिए जो कुछ हो रहा है बस हम वही लिख रहे हैं, जेड एक्सिस डायरेक्शन में हमने इस पर डाल दी है। अब देखिए क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि आई जेड, यहां पर जो इंटेंसिटी है, यहां पर इंसिडेंट होने से पहले, इस मीडियम में एंटर करने से पहले वो इंटेंसिटी ये है, यानी कि ये क्या है, इसको हम मान रहे हैं, सपोज कर रहे हैं इंटेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट जेड। ये जेड के ऊपर है बेटे। यहां पर जो इंटेंसिटी है जो हमने इस पर लाइट बीम इंसिडेंट करवाई है वो आई जेड, वो चीज आपने यहां पर लिख दी है। अब प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि जब लाइट इसमें से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी में लॉस होगा। यहां से जैसे जैसे ये इसमें ऐसे ऐसे एंटर करेगी और ये जेड डी जेड डिस्टेंस जो है वो जाने के बाद कितनी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। लॉस इन इंटेंसिटी इन पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस डी जेड। बताइए कितनी है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, मैंने कहा ना दो तरीके से निकाल देंगे। एक तो ये डी आई हो जाएगी, ये हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, और ये आई जेड हमने कहा था इट इज द इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल और पर यूनिट टाइम है। तो हम इसे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये डी में से लिख देते हैं, और डिस्टेंस कितनी है डी जेड से कर देते हैं ये। लेकिन ये तब लागू होता है जब हमारा ये जो मीडियम है ये होमोजीनियस मीडियम हो, एक जैसा हो। अगर सपोज कीजिए ये मीडियम नॉन होमोजीनियस है तो फिर इसी रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि फॉर नॉन होमोजीनियस मीडियम, अगर नॉन होमोजीनियस मीडियम है तो यही रिलेशन जो है हम कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, आई इजकल टू आई जेड तो है ही, और डी जेड को भी हम यहां बाहर ले लेते हैं, और ये क्योंकि ये हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट पार्ट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने एक तरीके से कि जब कोई लाइट इसमें से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी में कमी आती है, तो वो इतनी आती है। एक रिलेशन तो आ गया। मैंने कहा ना हम दो तरीके से निकालेंगे। अब एक तरीका हम और देख लेते हैं। देखिए जब भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी मीडियम पर तो इसकी जो लाइट को एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो इंटेंसिटी से, या यूं कहिए कि इस लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। वहां जाकर के अब वो दो तरीके से वापिस आते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, जब वहां से वापिस E2 से E1 में आएंगे,
और दूसरा तरीका हमने आपको पहले से बताया हुआ है, वह है स्टिमुलेटेड इमिशन। यानी कि आप यहां आकर के एक बात लिख सकते हैं कि जब लाइट हम इस पर इंसिडेंट करवाते हैं तो वो तीन तरीके से इंटरेक्ट करता है। एक तो है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टिमुलेटेड इमिशन और तीसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये तीन तरीके से लाइट इंटरेक्ट कर रही है। इसमें ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो लेजर एक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर हम यहां पर स्पॉन्टेनियस इमिशन को नेग्लेक्ट कर ले, मतलब उसको हम एक थोड़ी देर के लिए ना माने, तो दो तो प्रोसेस यहां है ही, एक है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और दूसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। इन्हीं दो प्रोसेस से हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी में जो लॉस हो रहा है वो कितना होगा, वो लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांजिशन रेट, जैसे मैंने कहा था, आप दो प्रोसेस हैं, एक हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन को यहां मान रहे हैं, एक स्टिमुलेटेड जो इमिशन है उसको, और जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है उसको फिलहाल हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बताइए, ट्रांजिशन रेट ड्यू टू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये चीज हम पहले से ही जानते हैं। और ये कितनी है, देखिए स्टिमुलेटेड पोर्शन है तो B1 B2 वर्ड यूज करेंगे यहां पर। ये जो रेडिएशन हमने यहां डाली है इस मीडियम पर, जिसे हम लेजर मीडियम भी कहते हैं, वो है, और N1 ये होगी। ये पॉपुलेशन एट द ग्राउंड स्टेट है, या कॉन्सेंट्रेशन इन एनर्जी लेवल E1 कह सकते हैं। ये तो हुई ड्यू टू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। मैंने कहा था दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, वो है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो वही बात मैं यहां पर भी लिख लेता हूं कि ट्रांजिशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन इज गिवन बाय, ये कितना है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, क्योंकि स्टिमुलेटेड है। मैंने कहा था जब भी हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट स्टिमुलेटेड के लिए तो B से लिखते हैं, तो ये B21 हो गया, और ये है डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, और ये होगी पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल और द कंसंट्रेशन इन लेवल, ये चीज होगी। लिख दीजिए, ये तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स है जो हम पहले से ही जानते हैं। ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये क्या है, डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, और ये N1 और N2 क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि यही तो पॉपुलेशन है। इन्हीं के बीच में तो हम आगे चल के वो रिलेशनशिप सेटअप करने जा रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स। तो ये N1 एंड N2 है ना, यही है पॉपुलेशन ऑफ द लेवल E1 एंड E2, और आप इसे कह सकते हैं N1 एंड N2। ये क्या है, दीज आर द concentration of levels E1 and E2 respectively। ये देखिए, ये बात है। अब आप मुझे बताइए कि भाई लॉस इन एनर्जी कितना होगा। एक तो ये तरीके से हमने निकाल लिया है, लेकिन यहां इन दो प्रोसेस की वजह से कितना लॉस होगा। यहां से स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, तो लॉस इन एनर्जी कितना हुआ इस दौरान, यहां से यहां तक रेडिएशंस जाने में, यानी कि लॉस इन इंटेंसिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो चीज ही हम यहां निकाल लेते थे कि डेल्टा आई, ये किसके बराबर होगी भाई, कितने फोटॉन्स यहां एब्जॉर्ब हो गए, उसकी बात करेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये लिख लीजिए, ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की कितनी एनर्जी है वो एक तो हमें पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, वो लिख देता हूं मैं सीधा, यानी कि B12 रो N1 ये वाला,
ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से हुआ है, और वो स्टिमुलेटेड, ये देखिए प्यारे बच्चों, B21 रो N2, और डिस्टेंस कितनी है dz, बस ये है। तो ये लॉस इन एनर्जी आ गया प्यारे बच्चों यहां पर। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम पहले से ही जानते हैं, h म्यू होता है, दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी या एनर्जी ऑफ वन फोटोन। और यहां से जो चीज कॉमन आ रही है, देखो ये डेंसिटी वाला पार्ट है ना, ये कॉमन आ रहा है, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूं और यहां पर लिख लेते हैं B12 N1 माइनस B21 N2 और इंटू dz, हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास लॉस इन एनर्जी आ गई है। प्यारे बच्चों, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है, अगर तो बस इतना जरूर आप करें, पूरा इसको देखें और साथ में लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही सारे आर्टिकल्स हम आपको समझाने वाले हैं। और पूरी फिजिक्स, ना सिर्फ आपको बीएससी की लोअर क्लासेस की, बल्कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, उनकी भी फिजिक्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सारे आपके कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं इन्हीं दो चैनल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको फिर थोड़ा आगे समझाता हूं। अब प्यारे बच्चों देखिए, जो इक्वेशन 1 है, मैंने कहा था ना दो तरीके से हम लॉस इन इंटेंसिटी निकालेंगे जब लाइट को हम इस मीडियम पर इंसिडेंट करवाएंगे जेड डायरेक्शन में। तो एक ये तरीका हो गया था, इस तरीके से हमने लॉस इन इंटेंसिटी निकाली, और एक तरीका हमारा ये है, इन दोनों से हमने लॉस इन इंटेंसिटी निकाली। तो क्योंकि चीज तो एक ही है ना, दो तरीके से हमने उसको निकाला जरूर है, तो रिजल्ट्स तो सेम आएंगे। यानी इन दोनों का लेफ्ट साइड तो क्योंकि बराबर है, तो फिर राइट साइड भी इनका बराबर होगा। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए लिख देते हैं, आई जेड, ये वाला टर्म लिख रहा हूं, डी जेड के इंटू डी म्यू एंड इट इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहां पर एच म्यू रो, यहां से, और ये क्या लिख रहा हूं, बी, इसको ब्रैकेट लगा देते, B12 N1 माइनस B21 N2 इंटू dz। ये देखिए, ये हमने लिख दिया, ये चीज इसके बराबर ये है, ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, मैथमेटिक्स हम करते चलेंगे। मैं एक बार कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इस रास्ते पर एक बार गया हुआ हूं, तुम अभी गए नहीं हो, तुम अभी मेरे साथ पहले बार चल रहे हो। एक बार देख करके जब दोबारा करेंगे ना, तो तुम्हें भी ये चीजें जानी पहचानी सी लगेंगी और तुम इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो चलिए इसमें से इस टर्म को हम पहले कॉमन ले लेते हैं, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, आई जेड डी जेड के म्यू डी म्यू इट इज इक्वल टू एच म्यू रो, यहां से इस चीज को कॉमन ले रहे हैं, B12 N1, देखिए इसको मैंने कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म। जब इसको कॉमन ले लिया, ये चीज तो यहां है ही नहीं, लेकिन ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, यानी कि B21 N2 डिवाइडेड बाई B12 N1 और साथ में dz। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हैं। अब ये जो आई जेड है ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसको कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं। आई जेड क्या है, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, जैसे मैं लाइट डाल रहा हूं यहां पर, तो ये क्या है, फोटॉन्स डाल रहे हैं ना, तो उन फोटॉन्स की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी है, वही तो इंटेंसिटी कहलाती है, वही मैंने यहां पर लिखा है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं या थोड़ी सी कलाकारी कर रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं, यहां इसको L से मल्टीप्लाई कर देता हूं और L से ही इसे मैं डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई मुश्किल बात नहीं, कर सकते हैं। यहां पर एक और बात है, लेकिन हम जानते हैं कि डिस्टेंस बटा टाइम, L बाई टी क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है ना,
डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, ये वेलोसिटी होगी, स्पीड हो गई। और a इंटू एल ये भी हमें पता है, a इंटू एल ये क्या है, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये तो वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो फिर ये चीज क्या बन गया हमारे पास, जरा देखना, E एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू V, यही होगी ना। देखो L बाई टी के स्थान पर हमने क्या रख दिया, V, और E बाई ए इंटू एल के स्थान पर क्या रख दिया, वॉल्यूम है ना ये। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, वो तो हमारी डेंसिटी होती है, और इंटू V हो गई, ये चीज आ गई। यानी हमें पता चल गया कि आई जेड जो है ये इसके बराबर है। तो फिर यही चीज हम यहां रख देते हैं, यानी कि हमारी ये इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, जहां आई जेड है वहां पर रो इंटू वी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं, ये गया आई जेड और इनके स्थान पर हमने लिख दिया वी इंटू रो इंटू वी। अब यार बच्चों इसमें से कोई चीज कैंसिल होती है ना, तो उसको पहले कैंसिल कर लीजिए। और देखिए जो डेंसिटी है ये कैंसिल गए, डीजेड देखिए ये डीजेड यहां भी है और डीजेड यहां भी है, दोनों तरफ है, इसको भी कैंसिल कर दिया है। फिर जो बचता है ना उसको लिख लेते हैं, यहां तो ये बच रहा है और बाकी चीज इधर बची हुई है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इस जगह को हम खाली करके और इनके आगे के स्टेप लिखेंगे। सिंपल स्टेप है, कहने को ये बहुत मुश्किल, कई कहते हैं कि ये लाइडेनबर्ग फार्मूला जो है थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम तो हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक तो वो आर्टिकल कर लेते हैं या रूबी लेजर कर लेते हैं, तो उन्हीं में से एक आर्टिकल आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, काम बन जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चों। जब पेपर आप देखेंगे ना, जितने आप लोग चालाक हैं, पेपर बनाने वाले उससे भी ज्यादा चालाक हैं। उनको पता है कि हम पूरे सिलेबस को कोई बच्चा पढ़ के आए तो ही पूरा पेपर वो अटेम्प्ट कर पाएगा। क्योंकि जैसे उन्होंने हीलियम नियॉन लेजर दे दी या मान लो रूबी लेजर दे दिया एक पार्ट, सेकंड पार्ट आपको इससे रिलेटेड जोड़ देंगे, या फिर सेकंड जो पार्ट है ये पूरा दूसरा क्वेश्चन जो अथवा में दिया हुआ है वो ये पूरा क्वेश्चन दे दिया है। अब आपने ये तो किया नहीं और उसके बी पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2 या 3 नंबर का, तो आपके 2 या 3 नंबर वाला पार्ट तो रह गया ना, क्योंकि आपने सिलेक्टिव तैयारी की है, प्रिपरेशन दी है। और हमारा उद्देश्य है 100% स्कोरिंग का, इसलिए हमें तो फिर हर आर्टिकल को करना ही होगा। और उसके लिए बस आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसे आप करते रहिए, फुल तैयारी के साथ हम आपको एग्जाम्स में भेजेंगे। तो लीजिए एक स्क्रीनशॉट, के म्यू डी म्यू, और ये जो हमारी v है ना वेलोसिटी, इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, एच म्यू बाई वी। ये देखिए ये वेलोसिटी है, और बाकी जो टर्म्स हैं उसको एच एच लिख ही देते हैं, बाकी सब कैंसिल होगी उनको छोड़ करके। B12 N1 इंटू 1 माइनस B21 B12 N2 बाई N1 ब्रैकेट का, ये देखिए ये चीज आपने हमने यहां पर लिख ली है। अच्छा इसमें एक काम हम और करते हैं, C से मल्टीप्लाई और C से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि भाई ये C बाई V जो होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, V वेलोसिटी जब इसमें ये लाइट एंटर करती है मीडियम में, तो ये क्या है, इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इस मीडियम की बात कर रहे हैं, ये देखिए। तो यानी कि यहां C बाई V, इसके स्थान पर हम N लिख देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, H न्यू N, ये N हो गया है ना। किसके स्थान पर, देखो C बाई V के स्थान पर हमने N लिख दिया है और नीचे C है ही, और यहां पर अब हम लिख रहे हैं B12 N1, बाकी जो बच रहा है उसको सारे को ही लिख रहे हैं, 1 माइनस B21 डिवाइड बाई B12 N2 बाई N1, और ये हो गई काम। अब देखिए यहां पर ये कुछ अजीब अजीब सी चीजें आ रही हैं, ये हैं, इनको हटा देते हैं हम इनको किसी तरीके से। ये जो हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट है ना,
जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए हैं और स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हैं, इनको थोड़ा हटाते हैं और वो रिलेशन हम पहले से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना, हमने आपको बताया था एक रिलेशन जब आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स पढ़ा रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, तब वहां ये बातें आई थी कि B12 G1 इट इज इक्वल टू B21 G2, और यहाँ जो G1 G2 है ये स्टेटिस्टिकल वेट्स हैं ड्यू टू डीजनरेसी, और ये इनके बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि B12 डिवाइडेड बाई B21 एंड इट इज इक्वल टू G2 बाई G1। देखिए ये जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी ना वहां हम इसको यूज करेंगे, नोट कर लीजिएगा। पड़ेगी इसकी जरूरत, कहां पड़ेगी, यहां पड़ेगी। देखिए यहां पर इनके जगह पर इनकी वैल्यूज रखेंगे इस फॉर्म में। और एक और प्यारे बच्चों यहां से देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे, आप देखिए इसको, इसी रिजल्ट को कुछ हम ऐसे लिख लेते हैं कि B12 इट इज इक्वल टू G2 बाई G1 इंटू B21, ये हमने लिख दिया। एक चीज और, एक रिजल्ट हम एक तो ये रिजल्ट था, इससे तो ये सारी कहानी हमारे पास बन गई। एक रिजल्ट आपको और याद होना चाहिए, जो इनके बीच में रिलेशंस हमने सेटअप किया था, A21 डिवाइडेड बाई B21 एंड इट इज H क्रॉस ओमेगा क्यूब और पाई स्क्वायर C क्यूब। ये रिजल्ट हमने निकाला था जब हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर रहे थे। ये हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए है और ये है स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। यहां से हम B21 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए कि B21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर B21 इज इक्वल टू, देखिए यहां से निकाल रहा हूं तो इसको उल्टा कर देते हैं। पहले उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, देखो B21 इधर चला गया, ये इधर आ गया, बस। तो ये हो गया पाई स्क्वायर C क्यूब डिवाइडेड बाई H क्रॉस ओमेगा क्यूब। ये देखिए ये इधर, तो यहां पर रह गया हमारे पास A21। ये देखिए ऐसा करते हैं, यहां B12 की वैल्यू हमें चाहिएगी, तो क्यों ना इसके स्थान पर ये रख दें। यहां पर B21 की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये इक्वेशन हमें क्या देगी, यानी कि मैं जो बात कह रहा हूं वो देखिए, B12 ये कितना आ जाएगा, G2 बाई G1, ये देखिए, और ये B21 की जगह ये रख रहे हैं, यानी कि पाई स्क्वायर C क्यूब H क्रॉस ओमेगा क्यूब और A21, ये देखिए ये रख दिया है। बस अब आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, इनके अंदर ये वैल्यूज रख दीजिए, तो काफी नजदीक हम अपनी उस रिलेशन जो कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप कर रहा हमारा हाइडेनबर्ग फार्मूला, वो आ ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। नाउ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन क्या कह देते हैं, 4। इक्वेशन 4 बिकम्स, रख दीजिए प्यारे बच्चों जो जो चीजें आपके पास आ गई हैं। ये देखिए K म्यू D म्यू इज इक्वल टू, यहां पर अब हमें रखनी है, यहां पर ये देखिए H म्यू, ये तो है ही, ये तो एक एनर्जी है, इंटू N डिवाइडेड बाई C। यहां तक कोई बात नहीं। B12 इसके स्थान पर हम ये लिखने वाले हैं, यानी कि G2 बाई G1, क्योंकि B12 इसके ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, इसलिए पाई स्क्वायर C क्यूब डिवाइड बाई H क्रॉस ओमेगा क्यूब और A21, ये तो हमने इसके स्थान पर लिखा है। N1 यहां पहले से ही है, और इनटू B21 बाई B12, इसको उल्टा कर दीजिए, यहां हम लिख सकते हैं G1 बाई G2, यानी कि 1 माइनस G1 बाई G2 और N2 बाई N1। ये देखिए बच्चों, ये रिजल्ट हमने आ गया है। इसको बस थोड़ा सा अब हमें सिंप्लीफाई करना है, बस फिर हमारा रिजल्ट
लेडेनबर्ग फार्मूला जो है वो आ ही जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट आप यहां की ओर ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं और हमारी जो फाइनल फॉर्म है लेडेनबर्ग फार्मूला वो आ जाएगा। के म्यू डी म्यू, ये देखिए प्यारे बच्चों, अब लिखते जाते हैं हम इसको। अच्छा, ये एच म्यू है, अगर मैं एच को 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये एच क्रॉस हो जाएगा, एच क्रॉस, और 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाइंग तो 2 पाई में तो ओमेगा हो जाएगा। ये लिख दिया। मैं क्यों लिखा अभी पता भी चल जाएगा, क्योंकि हम इसको कैंसिल करने वाले हैं। और ये जो n है ये तो है ही, और नीचे देखिए, नीचे c भी है, कुछ नहीं कर सकते। यहां पर g2 भी है, तो g2 बाई g1, चलिए ये भी हमने लिख दिया है। पाई स्क्वेयर हम भी लिख देते हैं, पाई स्क्वेयर। फिर देखिए c क्यूब, एक c है नीचे, तो क्यों ना हम इसको काट दे, यानी कि c स्क्वेयर अलग लिख देते हैं, c को अलग लिख देते हैं, ताकि एक कहानी खत्म हो जाए। नीचे देखना बेटे, यहां पर देखो, ये h क्रॉस ओमेगा क्यूब है, यहां पर h क्रॉस ओमेगा, हमें इसको कैंसिल करना होगा, तो हम क्या करते हैं, h क्रॉस ओमेगा ले ली, तो नीचे ओमेगा स्क्वायर बच गया ना, उसको हम अलग लिख लेते हैं। ये देखिए क्यों लिख रहे हैं, आपको पता है, इसको हम अभी कैंसिल करने वाले हैं, इसलिए ये हो गया। और आगे देखिए, इनटू a21 वो भी लिख दिया हमने, n1 भी यहां है, और इनटू 1 माइनस g1 बाई g2 n2 बाई n1, ये देखिए। अब मैं बता रहा था वो, देखिए ये h क्रॉस ओमेगा इससे कैंसिल हो गया है, ये एक c जो है इस c से कैंसिल हो गया है, और फिर जो बचता है मैं उसको लिख देता हूं यहां पर, ये देखिए के म्यू डी म्यू, जो भी बच रहा है, n भी लिख दिया है, इनटू ये जो भी कुछ आपको देख रहे हैं, पाई स्क्वायर सी स्क्वायर और बाई ओमेगा स्क्वायर, g2 बाई g1 a21 n1 इंटू 1 माइनस g1 बाई g2 n2, यहां 1 है ना, n2 बाई n1, और ये है हमारा इक्वेशन 5, कह दीजिए जो भी इक्वेशन आपकी आई है वो है इक्वेशन 5 गिव्स दी लेडेनबर्ग फार्मूला, यानी कि मैं वही चीज यहां लिख रहा हूं, इक्वेशन 5 गिव्स, ये देखिए बर्ग फार्मूला। और ये क्या कर रहा है हमने आपको पहले ही बता दिया, इट रिलेट्स, आ भी गया ना, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिलेट्स कोएफिशिएंट्स विद, ये देखिए ये पॉपुलेशन डिफरेंस है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करें n1 माइनस n2 वगैरह आ जाएगा, और जो डिजनरेट लेवल है उनकी अलग यूज होती है, कोएफिशिएंट्स विद पॉपुलेशन डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स। और इस तरीके से हमने जो हमारा एक टारगेट ले थे, हमारा जो 4th स्टेप है वो भी पूरा हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने इस लेडेनबर्ग फार्मूले को कैसे और क्या किया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्टेट एंड प्रूव दी लेडेनबर्ग फार्मूला। तो स्टेटमेंट क्या बताई थी मैंने, पहला ही स्टेप था हमारा कि इट सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स एंड द पॉपुलेशन डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स, वो लिख दिया था, वो आ भी गया। प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा था कि दो ही स्टेप बचते हैं, 2-3 स्टेप में हम इस काम को कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमें इस पर लाइट को इंटेंसिटी डाली इस मेटल मीडियम पर, और 2 तरीके से हमने लॉस इन इंटेंसिटी डाली, क्योंकि जब कोई लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो लॉस इन इंटेंसिटी तो होता ही है, और दोनों को इक्वेट कर दिया। और कुछ रिजल्ट्स थे हमारे पास जो हमने आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स को पढ़ाते समय आपको ड्राइव किए थे, बस उनको यूज किया और सिंप्लीफाई कर दिया, और हमारे पास ये आ गया फाइनल रिजल्ट। प्यारे बच्चों सही बताना, जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, क्या आपको ये 80% समझ में आया, 90% या फिर 100%, आप कमेंट्स करें।
या 10%, 5% कुछ तो आया होगा, तो आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि एक टिपिकल आर्टिकल था ये, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, बहुत ही इजी स्टेप में आपको ये समझाया है। और दूसरी बात, कई बच्चे बिल्कुल ही नए हैं जो पहली बार ही लेक्चर को देख रहे हैं, तो नए जुड़े हैं तो वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। कहने के बावजूद भी सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लेना चाहिए, ये आप ही के हित में है। और अगर दूसरे बच्चों का हित चाहते हो, अपने साथियों का हित चाहते हो, तो इसको शेयर कर लीजिए। और अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं, आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरा वादा है कि आपको 100% स्कोरिंग की तरफ लेके जाना है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, क्योंकि बीच बीच में हम आपको आपके एग्जाम्स की तैयारी भी करवाएंगे सिलेबस पूरा होने के बाद। तो प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से जिस तरह से आज आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने किया है, जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देखा है, सब्सक्राइब, लाइक या शेयर किया है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहां से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।